वेलकम एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 जो कि हमारा सीरीज़ चल रहा है लॉज ऑफ मोशन क्लास 11th IIT JEE नीट के लिए। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किस रिलेटेड की जो हमारी चैनल है फिजिया, तो उस पे हम आने वाले दिनों में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th एंड 12th का जो केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पोर्शन है वो भी इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। होप यू विल एंजॉय एंड कीप लर्निंग। तो अभी हम अपने चैप्टर पे आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। इंट्रोडक्टरी पार्ट तो हो गया है हमारा, तो पहले इंट्रोडक्टरी स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने पहले लेक्चर में थोड़ा क्या सीखा था। तो हमने उसमें एक डायनेमिकल इक्वेशन क्रिएट करना सीखा और हमने बताया कि इस चैप्टर का नाम लॉज ऑफ मोशन क्यों पढ़ा है। ठीक है, तो जैसे हमने उसमें कुछ स्टैटिक चीज़ें पढ़ी, जैसे कि स्टैटिक का बोलेंगे आप, काइनेमेटिक का बोलेंगे आप और डायनेमिक का बोलेंगे आप। ठीक है ना ये? ओके, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक में थोड़ा ही डिफरेंस है। ठीक है, काइनेमेटिक में आपको पता नहीं चलता है मोशन तो हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है आप उस पर बात नहीं करते हो, लेकिन डायनेमिक में आपको खूब से जानना होता है कि अगर मोशन अटेन हो रहा है, किसी बॉडी में मोशन है, कोई बॉडी मोशन पोजेस कर रहा है तो किसकी वजह से है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट। ठीक है, तो उसी कॉज को आपने पता कर लिया था। आपने बोला कि एक जो कॉज होता है वो क्या होता है, वो होता है इफेक्ट इनटू इनर्शिया। एक इक्वेशन बनाई थी हमने, ठीक है, जिसको हमने बोला कि ये डायनेमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ओके। तो उसके अलावा हमने क्या बताया कि आप किसी भी सिस्टम का हालत पता कर सकते हो। वी कैन डिफाइन है, वी कैन नो द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। उसको कैसे पता करना है, आपने उसके लिए कुछ बेसिक एट्रीब्यूट्स जानने हैं। बेसिक एट्रीब्यूट जैसे वेलोसिटी, पोजीशन, ठीक है, ये मोमेंटम नहीं होगा बेसिक एट्रीब्यूट, बट बिकॉज मोमेंटम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट बनता है। ठीक है, अच्छे से हमने पढ़ लिया। तो अभी चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं हम। तो आज पढ़ेंगे हम फोर्स क्या चीज है। ऑलरेडी इंडेक्स में लिखाया हुआ है कि ये इंडेक्स वाली चीजें, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, तो फोर्स से स्टार्ट करते हैं। ये फोर्स क्या चीज होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्स क्या होता है, किसी चीज को धक्का देना या अपनी ओर खींचना। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तो वो लिख लेते हैं, जैसे पुश और पुल, इसी को बोलते हो ना फोर्स। तुम लोग 9th क्लास में तो यही पढ़ चुके हो। ठीक है, या तो इससे बेटर डेफिनेशन होगा वो भी जान चुके होंगे आप, लेकिन अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, तो अभी इसमें कुछ और ऐड करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ना ही ये पुश और पुल होता नहीं है। तो जैसे मैं सिखाऊंगा आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे पेन को ऐसे धक्का दे रहा हूं। ठीक है, ये 2 पेन्स है, मैं इसको ऐसे पुश कर रहा हूं। ठीक है, समझ आया? ये इसको बोलते हैं पुश, धक्का देना। अब मैं इसको अपनी ओर खींचूंगा, जिसको आप पुल बोल रहे हो, लेकिन मैं पुल नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको अपनी उंगलियों से अपनी ओर खींचता हूं। दैट मीन्स इसको आप पुल बोलते हो। मैं इसी चीज को बोलूंगा ये पुश ही होता है ना। ये उंगलियां देखो तुम, जो मेरी उंगलियां है ये एक्चुअल में इस पेन को ही धक्का दे रही है, लेकिन मेरी ओर धक्का दे रही है। दे आर अप्लाइंग ए पुश टू इट। समझ में आया है? जो ये बात है, जो ये उंगलियां है मेरी, ये इस पेन को पुश कर रही है, लेकिन कहां की ओर? मेरी ओर। समझ में आया? ये क्या हो गया? पुश करना बाहर की ओर। ये क्या हो गया? पुश करना अंदर की ओर। तो मैं इसी चीज को लिखूंगा, मैं लिखूंगा फोर्स इज इनवर्ड पुश और आउटवर्ड पुश। ठीक है, फोर्स क्या होता है? इनवर्ड पुश या आउटवर्ड पुश। जैसे डोर को क्या करते हो आप? अंदर बाहर की ओर धक्का देते हो, दैट मीन्स आउटवर्ड पुश। जब उसको बंद करना होता है, जो उसका हैंडल होता है, हैंडल को पकड़ते हो और उंगलियों से उसको पुश करते हो अपनी ओर, दैट इज व्हाट जो यहां पे लिखा हुआ है। इनवर्ड पुश या आउटवर्ड पुश को आप फोर्स कहोगे। ठीक है, लेकिन इतना तो होता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड होता है, ये बोर्ड है, मैं इसको यहां पे पुश कर रहा हूं। ठीक है, अब ये क्या करेगा?
या तो ये मूव करेगा, समझ में आया ये, या ये मूव करेगा, ठीक है। ये दैट मीन्स अगर ये रेस्ट पे होगा ये मूव करेगा, या अगर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने उस पर फोर्स अप्लाई कर दिया, मैंने उसको रुकाने की ट्राई की, वो रुकेगा, ठीक है। या कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, वो अपनी डायरेक्शन से भटक जाएगा, ठीक है। तो यही चीज लिख लेते हैं, ठीक है। मैं लिखूंगा फोर्स इज एन external agent which changes or tends to change the state of rest और यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ठीक है। ये तो या और द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, और द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ये चीज भी लिख लेते हैं, और द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, प्रॉपर डिफिनेशन लिख लिया आपने, ठीक है। ये तो कोई बॉडी है अगर वो रेस्ट की हालत में है, या कोई बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन की हालत में है, या कोई बॉडी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, तो फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट होता है जो या तो चेंज कर लेगा या तो कोशिश करेगा चेंज करने की। फॉर एग्जाम्पल आपने फोर्स अप्लाई किया किसी बॉडी पे, जो एट रेस्ट होगा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मोशन करेगा। दैट मीन्स आपने उसका जो हालत है रेस्ट का वो आपने चेंज कर दिया। या तो ये बोर्ड है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है अकॉर्डिंग टू माई फ्रेम, तो मैंने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया, तो ये रेस्ट की हालत में ही रहा, तो इसने अपना स्टेट, अपना हालत को चेंज नहीं किया। दैट मीन्स कि जो ये फोर्स था वो क्या, या तो उसने या तो जो ये फोर्स मैंने अप्लाई किया उसने कोशिश की इसको चेंज करने की, इसीलिए हमने यूज किया टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया ये, तो ये चीजें होती है, ठीक है। अब बात करते हैं और एक चीज की, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब बताओ आप, जो फोर्स है क्या वो वेक्टर है, क्या वो स्केलर है, क्या होता है वो, ठीक है। जो फोर्स होता है वो एक पोलर वेक्टर कहलाता है। फोर्स एक्चुअली इज अ वेक्टर थिंग, बट प्रिसाइजली लिखना है तो लिखो फोर्स इज ए पोलर वेक्टर। फोर्स इज ए पोलर वेक्टर। ये चीज क्या होगी, पोलर वेक्टर थोड़ा सा फील देते हैं, जैसे एक प्लस चार्ज है दूसरा माइनस चार्ज है, तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी ओर। दैट मीन्स यहां पे फोर्स है। कौन सा फोर्स है, यहां पे अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी, प्लस एंड माइनस, ठीक है। अब अगर मैं प्लस एंड प्लस कर दूं तो यहां पे रिपल्शन होगा। अरे भाई सब होगा कि नहीं, हाँ, प्लस एंड प्लस विल रिपल ईच अदर। अगर मैं माइनस एंड माइनस कर दूं तो वो भी रिपल ही करेंगे। दैट मीन्स जो फोर्स है वैसे ही बिहेव करता है जैसे पोलैरिटी बिहेव करती है। दैट इज वाई ये तो वेक्टर है, लेकिन इसका नाम एक पर्टिकुलर पड़ा कि एक पोलर वेक्टर है, ठीक है। मजा आ रहा है नहीं इतना, वेल हाँ, तो रब कर लेते थोड़ा सा। ओके, अभी बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ठीक है। पहला इफेक्ट क्या है, 3 इफेक्ट्स हैं, 1 2 3, बताओ तीनों। पहला ही क्या करेगा फोर्स, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है,
कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका स्टेट चेंज कर देगा, ठीक है ना ये। या अगर दूसरा क्या है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका स्टेट चेंज कर देगा। तीसरा, अगर कोई बॉडी कोई पर्टिकुलर शेप में है तो उसका हालत बिगाड़ देगा, समझ में आया, ये उसका शेप बिगाड़ देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पेपर है या कोई ऐसा चीज़ है, समझ लो आप, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो हाथ से फोर्स अप्लाई करने से चेंज होगा, हाथ के फोर्स से। या तो कोई आप बड़ा सा हथौड़ा ले लो, कोई बड़ी सी चीज़ भी होगी उसका वो भी डिफॉर्म होगा, ठीक है। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उस फोर्स अप्लाई करने से उसका शेप बिगड़ेगा, ठीक है। तो यही लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ ए बॉडी, समझ में आया। ये जो फोर्स है वो एक बॉडी का स्पीड चेंज कर सकता है, ठीक है। दूसरा, जो फोर्स है, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, जो फोर्स है वो बॉडी का डायरेक्शन चेंज करता है। जैसे एक बैट्समैन होता है, जो ही बॉलर बॉल फेंकता है तो बॉलर का जो बॉलर होता है, बॉल की डायरेक्शन इस एक पर्टिकुलर एंगल की ओर होगी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर होगी। तो लेकिन बैट्समैन अपना बैट उठा के उसको थोड़ा सा बैट दे देता है, दैट मीन्स वो उसको फोर्स अप्लाई करता है, तो उस फोर्स की वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, समझ में आया ये, ओके, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने। तीसरा क्या है, फोर्स कैन डिफॉर्म एन ऑब्जेक्ट, तो ये नहीं लिखो आप, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अब सही चीज है, जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। आगे जाते हैं। तो ये पढ़ने से पहले और एक चीज़, जो फोर्स होता है उसका थोड़ा डायमेंशन देख लेते हैं, वो आगे जाके देखेंगे वो, ठीक है। ये अभी नहीं, अभी आप ये इतना याद रखो कि फोर्स का जो फोर्स होता है वो एक पोलर वेक्टर होता है। अभी आगे जाते हैं, नया टॉपिक क्या था उसके बाद, एरिस्टोटल्स फैलेसी। ठीक है, तो एरिस्टोटल साहब क्या बोल रहे थे, बोला कि जो एक नेचुरल स्टेट होता है किसी भी बॉडी का, वो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, ठीक है। पहले समझ लो क्या बोलता है एरिस्टोटल साहब ने। क्या बोला, भाई साहब जो भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में, स्पेस में, यूनिवर्स में, उसका जो असली हालत है, ठीक है, वो क्या है, वो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहेगा, ठीक है। ये तो अब अगर आपको उसको मोशन में ये लाना है तो उसको आपने फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आया ये। दैट मीन जो छोटा बच्चा होता है या बचपन में जो टायर चलाते थे, ठीक है ना, ऐसे करके टायर, हाँ, ठीक है, तो उसके पीछे यहाँ पे एक बच्चा होता था, ठीक है, हाथ में वो एक स्टिक करके, ठीक है, तो वो इस टायर पे, ठीक है, मारता था, ठीक है, तो उस मारने से ये टायर चलने लगता था। सभी को यही तो लगता था, ठीक है, जो दिखता है तो सभी को वही सोच सकते हैं ना, ठीक है, जो दिखेगा वही इंसान सोचेगा भी, ठीक है ये, ओके। लेकिन ये भी होता है ना, जो कभी कभार जो दिखता है वो होता नहीं है। ये एरिस्टोटल साहब ने बताया, हम तो अभी तो हमने देखना है ना क्या बताया था, ठीक है। एरिस्टोटल साहब ने क्या बताया, ठीक है, नेचुरल स्टेट ऑफ ए बॉडी इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या बताया कि जो नेचुरल स्टेट होता है वो स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा, एक्सटर्नल, क्या बोला उन्होंने, एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट, ठीक है। एक बाहरूनी फोर्स आपने जरूरत है जो इसको मूव करा सकता है, समझ में आया यहां तक, ओके, वेल। तो आगे फिर ये चीज सुन के बहुत सारे लोग यही महसूस करते थे कि हाँ भाई साहब ये चीज होता ही होगा। लेकिन फिर उसके बाद आया एरिस्टोटल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल,
अकॉर्डिंग टू, सॉरी एरिस्टोटल नहीं, गैलीलियो, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है ना। ये अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, गैलीलियो ने क्या बोला कि भाई साहब जो ऑब्जेक्ट होता है उसका नेचुरल स्टेट स्टेट ऑफ रेस्ट होता है, ये लिखूंगा मैं। अकॉर्डिंग टू गैलीलियो नेचुरल, गैलीलियो साहब ने क्या बताया, जो नेचुरल स्टेट होता है वो रेस्ट के बजाय यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे अर्थ है, अर्थ की मोशन को देखने के बाद ये पता किया गया कि जो नेचुरल स्टेट होती है बॉडी की वो एक यूनिफॉर्म मोशन है। दैट मीन्स हर कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म स्पीड पे मोशन करना चाहता है, ठीक है ये, ओके। नेचुरल स्टेट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जो नेचुरल स्टेट होती है बॉडी की वो एक यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मोशन करेगा, ठीक है ना, ये सिर्फ चलता रहेगा, लेकिन हम क्रिकेट बॉल को शॉट खेलते हैं, वो चलने के बजाय कुछ देर के बाद, कुछ मीटर्स डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो एरिस्टोटल, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टिव फोर्सेस, बॉल पे लगने वाले जो अपोजिट फोर्सेस होते हैं वो उसको रुकाते हैं। समझ में आए? तो एरिस्टोटल साहब ने क्या बताया, सॉरी एरिस्टोटल नहीं, गैलीलियो ने क्या बताया कि अगर आपने बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में ही रखना है तो आपने किसको हटाना है? रेजिस्टिव फोर्सेस को। समझ में आया ये? ओके, रब कर लेते हैं। तो क्या बताया उन्होंने? एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू, उनको रोकना। क्या बताएं, क्या लिखेंगे यहाँ पे? मतलब उनको काउंटर कर रहे हैं, काउंटर ही लिखेंगे। द एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू काउंटर द रेजिस्टिव फोर्सेस, जो भी रेजिस्टिव फोर्सेस हैं जो उसकी मोशन को, यूनिफॉर्म मोशन को हिंडर कर रहे हैं, रुका रहे हैं, तो उसी को हमने काउंटर करना है, उनको हटाना है। ठीक है, दैट मीन्स जैसे फ्रिक्शनल फोर्स टू कीप बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे अगर फ्रिक्शन ही ना हो, बॉडी जैसे यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो बराबर कयामत तक यूनिफॉर्म मोशन करती ही रहेगी। ठीक है ना, ये मैं लिखूंगा इसी चीज को, नो फ्रिक्शन इंप्लाइज नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, समझ में आया ये? अब इसी कहानी को मैं बताऊंगा। जैसे कोई सेलिब्रिटी है, ठीक है, एरिस्टोटल ने क्या बताया और गैलीलियो साहब ने क्या बताया। जो कोई, अगर मान लो आप कोई भी सेलिब्रिटी है, जैसे मान लेते हैं हम सलमान खान है, तो एरिस्टोटल ने क्या बताया, सलमान खान को एक भीड़ में से, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस, इन प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टिव फोर्सेस को मान लेते हैं, जो फैंस होते हैं उनके, वो, ठीक है, एयरपोर्ट पे पहुंचे सपोज, ठीक है, तो एरिस्टोटल साहब क्या बोल रहे हैं, जो सलमान खान है, सलमान खान को अगर आपने मोशन में लाना है तो आपने सलमान खान को पीछे से स्टिक से मारना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तब जाके सलमान खान मोशन में चलेगा, मोशन में आएगा। ठीक है, तो एरिस्टोटल का ये बयान देखने के बाद, बोलने के बाद ये खड़े हो गए गैलीलियो साहब। उन्होंने क्या बोला, अरे भाई साहब ऐसा थोड़ी होता है, जो वो गार्ड्स लोग हैं वो सलमान खान को पीटने के बजाय, उनको चलाने के बजाय, जो आगे रेजिस्टिव फोर्सेस है, फैंस है, उनको हटाते हैं। रेजिस्टिव फोर्सेस को हटाया तो सलमान खान यूनिफॉर्म मोशन करेगा। समझ में आया ये? कितना मजा आ रहा है ना इसमें? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब उसी के बाद जो गैलीलियो है, ये सारा सुन के, ये सारा देख के उन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम रखा उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशंस में, बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ठीक है,
ओके, रब कर लेते हैं पहले। ठीक है, अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया, कभी कभार इसको गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, पहले समझते हैं। ठीक है ना, ये अगर कोई बॉडी किसी सर्टेन स्पीड से होगा, उसका कोई पर्टिकुलर स्पीड होगा, यूनिफॉर्म स्पीड, अगर वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, ये तो वो उसी स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगी अनटिल एंड अपॉन उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है ना, ये इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो ये चीज को लिखते हैं। ए बॉडी विद सर्टेन स्पीड, ऐसे लिखते हैं, ए बॉडी मूविंग विद सर्टेन स्पीड, कोई स्पीड होगा इसका, along a straight path, will continue to do so, मतलब कि ये यही करता रहेगा, स्ट्रेट पाथ पे मोशन करता रहेगा until acted upon by some external forces। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, या बताओ आप लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ रहे हो ना, ये अच्छी बात है ना, मजा आ रहा है। तो जो ये चीज है इसी को आगे जाके आप पढ़ोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यही चीज होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ भी। ठीक है, ये ओके। अब आगे जाते हैं, लिख लिया होगा आपने। ठीक है, अब ये हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया। ये लॉ ऑफ इनर्शिया था जो गैलीलियो ने दिया था। अभी हम एक्चुअल इनर्शिया क्या होता है, जो आपसे पूछा जाता है वो चीज क्या होता है, वही बताएंगे। देखो, व्हाट इज इनर्शिया, जितना मैं मानता हूं इनर्शिया बोलते हैं लेजीनेस को, मैं लिखूंगा लेजीनेस। ठीक है, या बताओ आप जिद्दी बच्चा होता है ना कोई, जैसे कोई चीज बैठा होगा कहीं पे, उसको बोलेंगे जरा यहां से हट, नहीं मैं यहीं बैठूंगा। ठीक है, खेल रहा है, आ जाओ पढ़ाई करो, नहीं मान रहा है। ठीक है, वही जो वो कर रहा है वही करना चाहता है। समझ में आया, ये जिद कर रहा है। इसीलिए जो इनर्शिया है या तो लेजीनेस है या जिद मान लो। ठीक है, या कोई मोटा सा बंदा है, वो बैठा हुआ है, उसको बोल रहे हो हट जाओ आप, वो हट नहीं मान रहा है, मतलब उस साइड नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये दैट मीन्स उसमें इनर्शिया है। आप बोलोगे उसको क्या लेजी इंसान है आप, ठीक है ना, कितने लेजी हो, दैट मीन्स उसमें इनर्शिया है। अच्छे से पढ़ेंगे तो जो ये इनर्शिया होता है, ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, ये तो जिसकी वजह से जो बंदा कर रहा होता है वो वही करना चाहता है, वो रेजिस्टेंस दिखाता है, चेंज को किसको दिखाएगा, रेजिस्टेंस, चेंज को, अपनी हालत को चेंज नहीं होने देता है। ठीक है ना, ये उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। समझ में आया ये, ओके। तो हम लिख लेते हैं इस चीज को, इट इज द इनहेरेंट it is the inherent property by virtue of which
इट डज नॉट इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, हाँ, by virtue of which it does not change its state या change its state itself, अपने आप से वो अपना स्टेट को चेंज नहीं करता है, ठीक है ना। ये तो क्या स्टेट होगा, या तो रेस्ट पे होगा या तो मोशन में होगा, ठीक है ना। ये वो स्टेट को चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है ना। ये तो ये चीज है, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट चेंज इट स्टेट इटसेल्फ, ठीक है। ये चेंज इट स्टेट इटसेल्फ, दैट मीन्स कि ये यूनिफॉर्म मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये तो जो ये इनर्शिया होता है ये एक्चुअल में क्या हो गया, रेजिस्टेंस टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज, बदलना नहीं चाहता, उस चीज को हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसके टाइप्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया के 3 टाइप्स है, जैसे कॉलम में वाइज लिख लेते हैं, थोड़ा ऊपर, टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वैसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसी हालत में रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहां टेंडेंसी टू स्टे एट रेस्ट, यहां क्या लिखेंगे, टेंडेंसी टू स्टे इन मोशन, स्टे इन मोशन, ठीक है। अगर मैं मूव कर रहा हूं, मोशन में है बंदा, तो वो उसका वैसा टेंडेंसी होगा कि वो उसी मोशन में रहेगा, वो चीज भी इनर्शिया है, ठीक है। ये या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या हो गया, अगर मैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूं, अपने आप से मैं अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करूंगा, ठीक है ना। ये तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इनएबिलिटी टू चेंज इट्स डायरेक्शन या चेंज द डायरेक्शन, ठीक है ना। अपने आप से, या ए भी साथ में लिख लो, बाय इटसेल्फ। समझ में आया ये। यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टू स्टे एट रेस्ट, देखो जब आप बस में होते हो, सपोज एक भरी हुई बस है, ओवरलोडेड बस, क्राउडेड बस है, आप उसमें खड़े हो, ठीक है, तो या बैठे हुए हो, समझ लो वैसे ही, ठीक है। तो बस अभी स्टैंड पे है, ठीक है, बस अभी रुकी हुई है पार्किंग में, जो ही बस स्टार्ट कर रही है, अभी आप कौन से स्टेट में हो, स्टेट ऑफ रेस्ट, लेकिन जो बस है वो आपको मोशन में ला रही है, तो आप उसी रेस्ट में रहना चाहते हो, तो जो ही गाड़ी वाला आगे जाता है तो आपको ऐसे बैकवर्ड फॉल मिलता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, समझ में आए। उसी तरीके से जब गाड़ी ब्रेक मारती है तो आप गाड़ी के चलने की वजह से आप मोशन में आ गए हो, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ही आप मोशन में आ गए हो तो आप उसी हालत में रहना चाहोगे कि भाई साहब मैं मोशन में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो जो ही ब्रेक अप्लाई होती है तो दैट मीन्स आपको मजबूर किया जाता है कि भाई साहब आपने अपना हालत को चेंज करना है, लेकिन आपके पास क्या है, इनर्शिया, ठीक है ना। ये नहीं, मुझे मानना ही नहीं है, तो आपको फॉरवर्ड फॉल होता है, समझ में आया। ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया का, ठीक है। ये ओके, जैसे पर्सन फेल backwards when bus moves, समझ में आया, ये समझना चाहिए बंदा, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या है, पर्सन फेल फॉरवर्ड, आगे की ओर बंदा जाता है, ठीक है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड,
जो ही ब्रेक मारी ड्राइवर ने तो बंदे को फॉरवर्ड फॉल मिलता है। समझ में आया ये? ओके। या इसमें क्या एग्जांपल है? ठीक है, देखा होगा आपने, जो भी विंडो सीट में बैठना पसंद करेगा उसमें क्या होता है, जो ही टर्न आता है तो टर्न पे क्या होता है, तो जो विंडो सीट पे बंदा होता है वो तो एक मोशन में जाना चाहता है, ठीक है, लेकिन जब टर्न किया बस ने, जब ड्राइवर ने टर्न मारा तो इनएबिलिटी टू चेंज इट्स डायरेक्शन की वजह से खुद से वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहते, तो उसका जो फेस है वो ऐसे करके मिरर की ओर जा चिपकता है। समझ में आए? वो किसकी वजह से होता है? ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। समझ में आए? इसी चीज को मैं लिखता हूं, बस ऐसे लिखो, बस बस टेक्स शार्प टर्न व्हेन बस टेक्स शार्प टर्न ऐड करो। ठीक है, ये तो आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है लेकिन आप उसी डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तो आपको क्या है, जो आपका फेस है वो जा चिपकता है मिरर की ओर। ठीक है ना, जो विंडो पेन होता है उससे चिपकता है। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लीनियर मोमेंटा। ठीक है, तो ये आप कॉपी कर लो, तो मैं रब कर लेता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंटम। ठीक है, जैसे पहले मैं सिखाता हूं आपको, जो मोमेंटम होता है वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक हो गया लीनियर मोमेंटम, ठीक है, दूसरा हो गया एंगुलर मोमेंटम। ओके, जो ये क्या होता है, P इज इक्वल टू एम वी, और ये क्या होता है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस P। ठीक है, तो जो यहां पे ये आपने पढ़ना है, या आपने रोटेशन में पढ़ना है, दैट मीन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो होगा वो आपने उसमें पढ़ना है। ठीक है, अभी के लिए आप इस पे फोकस करो। ठीक है, तो क्या चीज होता है मोमेंटम, तो ये सीखने के लिए चलो मैं टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज दिस? इसको सीखने के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा काम नहीं चलेगा कि आप बताओगे P इज इक्वल टू एम वी, ये तो अपने तक है, फॉर्मूला रट लिया बस हो गया। ठीक है, ये लेकिन कोई पूछता है लेकिन आप उसको बताओगे P इज इक्वल टू एम वी, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, इसका फील लेते हैं, व्हाट इज मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम क्या चीज होता है, इसका थोड़ा फील लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, यहां पे कॉन्सेप्ट 1 और यहां साइड से कॉन्सेप्ट 2, दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक मैंने गिलास रख लिया, यहां पे भी मैंने गिलास रख लिया। ठीक है, यहां पे एक पर्टिकुलर हाइट है, दिस इज हाइट h, यहां पे भी है, ये हाइट h है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, यहां से मैं एक पत्थर इस पे गिरा रहा हूं जिसका मास m है, और यहां से भी मैं एक पत्थर गिरा रहा हूं जिसका मास कैपिटल M है। ठीक है, तो जो ही ये इस पे गिरा, ये डू नॉट ब्रेक, ये टूटा नहीं, लेकिन मैंने जब ये वाला पत्थर गिराया, ब्रेक्स, चकनाचूर होके रह गया। ये समझ में आए? दैट मीन्स मास में कुछ ऐसा है, मास में ही कुछ ऐसा है, ठीक है, जो इसके ज्यादा वजन होने की वजह से इसने इस गिलास को
तोड़ दिया। गिलास दोनों सेम है, जैसा ये गिलास वैसा ही ये गिलास प्लेट, ठीक है, लेकिन इसके कम मास होने की वजह से ये टूटा नहीं, इसके ज्यादा मास होने की वजह से ये चकनाचूर रख के हो गया। दैट मीन्स मास में ही कुछ जादू है जो ये तोड़ दिया। समझ में आया ये? ओके, तो मैं अब और एक कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा। जैसे ठीक है, यहां पे एक मैन है, ठीक है, इसके हाथ में गन है, इसके हाथ में बुलेट है। यहां एक मैन है, ठीक है, और इसमें इसके हाथ में गन है और गन में बुलेट है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ठीक है, ये टारगेट पे शूट कर रहा है। टारगेट कोई बंदा है, ठीक है, ये टारगेट है। समझ में आई? इसके लिए ये टारगेट है। चलो सेम टारगेट है, चलो मान लो आप टारगेट है अभी। तो ये क्या करेगा, ये कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी से इसको फेंकेगा, ऐसे करके। बुलेट हाथ में है, टारगेट पे किसी बंदे पे मारेगा ऐसे करके, ठीक है, बंदा मरेगा ही नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, बिकॉज यहां पे वेलोसिटी कम है, गोली कम वेलोसिटी से इस टारगेट पे हिट हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, हाथ में गन लिए हुए हूं, ठीक है, उसमें बुलेट है, तो जब मैं फायर करता हूं, ट्रिगर प्रेस करता हूं, तो वहां पे वेलोसिटी जनरेट होती है। ये बुलेट स्पीड से निकलती है, किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से निकलती है, टारगेट को हिट करने के बाद वो बंदा खत्म। दैट मीन्स मैं ऐसे भी बताऊंगा, जो ये वेलोसिटी है, जो ये बुलेट है, अगर मैं ऐसे फेंकूंगा ये, तो इसको रोकने के लिए आपने कम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये इसमें ये रुक सकता है, ठीक है, लेकिन इसको, ठीक है, रुकाना मुश्किल है, ठीक है। दैट मीन्स वेलोसिटी में ही कुछ जादू है जो इस बंदे को, टारगेट को मार रहा है और यहां पे नहीं मार रहा है। वेलोसिटी में ही कुछ जादू है, ठीक है। ये लिख लिया आपने, तो मैं इसको रब कर लेता हूं। एक बारी में साइड होके हो जाता हूं, आप लिख लें। ओके, अभी रख लेते हैं, ठीक है। यहां पे अब देखो, मैं बोलूंगा फ्रॉम बोथ कॉन्सेप्ट्स, बोथ कॉन्सेप्ट्स डॉट करके, ठीक है, इट इज क्लियर, ठीक है, इट इज क्लियर। जब भी मोशन होगा उसमें क्या इन्वॉल्व है, मास एंड वेलोसिटी। मास एंड, देखो यहां पे क्या है, इसका मास सेम है, एम मास, इस बुलेट का भी एम मास, ठीक है ना। ये यहां पे मास डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां अभी पता चला, तो जो दोनों कॉन्सेप्ट से क्या पता चला, जो क्या बोल रहे हैं हमने, जो मोशन होता है, ठीक है, तो उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती है, मास एंड मोमेंटम। ये लिखूंगा मैं, दस फ्रॉम बोथ कॉन्सेप्ट्स इट इज क्लियर दैट मोशन इन्वॉल्व्स मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। इसमें क्या है, मास एंड वेलोसिटी दोनों चीजें है। दैट मीन्स मैं इसी चीज को ऐसे लिखूंगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज मोमेंटम। जो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मास एंड वेलोसिटी को, तो वो क्या, मोमेंटम बनाएगा। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी निकलती है मोमेंटम का, लेकिन अभी भी पच नहीं रहा है क्या चीज है मोमेंटम। बस ऐसी मैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दे रहा हूं कि भाई साहब मोमेंटम, मास मैंने वेलोसिटी से ऐड कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया मोमेंटम। जो अभी मसला है वो तो रहा, ये आया ही नहीं, ठीक है। लेकिन इससे ये पता चला, जब मैंने इस बुलेट को हाथ से फेंका, जब मैंने इस बुलेट को गन से फेंका, या मैंने इस छोटे मास के पत्थर को यहां पे फेंका, या जब मैंने इस बड़े मास के पत्थर को यहां पे फेंका, उससे ये हमने ये पता चलता है कि इस पत्थर में कितना मोशन पोजेस हुआ, इस बुलेट में कितना मोशन पोजेस हुआ। तो वही तो मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है कि अमाउंट ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी, वो चीज हो गया मोमेंटम। तो मैं लिखूंगा 10 मोमेंटम इज द
motion possessed by a body, motion possessed स्पेलिंग चेक कर लेना, बाय ए बॉडी। ठीक है, ये चीज हो गया मोमेंटम। मैं रब कर लेता हूं नीचे वाला पोर्शन। देखो जो मोमेंटम है इज इक्वल्ड मास इनटू वेलोसिटी, ये चीज। ठीक है, मोमेंटम को कैसे डिनोट करते हैं? P से, मास को M से, इसको V से, वेलोसिटी ये चीज। ठीक है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, तो मोमेंटम भी वेक्टर। ठीक है, ये और जो P है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इतना तो समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, मजा आ रहा है अभी। ओके, अब इसका डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, कहीं खत्म होने लगा। देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से कर लेते हैं। देखो P इज इक्वल टू mv, है कि नहीं? अरे भाई साहब, है कि नहीं? तो देखो m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। तो मास मतलब kg लिख सकता हूं मैं, है लिख सकता हूं ना मैं। ठीक है, तो अभी यहां पे देखो वेलोसिटी, डायमेंशन से पहले आप एक बात कर लो, यहां पे आप यूनिट देखो, इसका यूनिट इसका। ठीक है, P इज इक्वल टू mv। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो इसका मास यहां पे kg, इसका यूनिट आएगा kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मैं लिखूंगा जो मोमेंटम का यूनिट होता है वो होता है kg मोमेंटम, kg मीटर सेकंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। समझ में आया यहां तक? ओके, अब यहां पे देखो, वापस आते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला पे। P इज इक्वल टू mv, मास की जगह kg, वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकंड, ऐसे। समझ में आया ये? ओके, kg को डायमेंशन में क्या लिखते हैं हम? तो ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं m, l और t में। ये हो गया मास, ये हो गया लेंथ, ये हो गया टाइम का डायमेंशन। ठीक है, तो यहां पे kg की जगह आएगा कैपिटल M। समझ में आया ये? तो ये जो m है ये क्या है? मीटर। तो मीटर किस में आएगा? लेंथ में, डिवाइडेड बाय सेकंड। सेकंड क्या है? टाइम। तो यहां पे टाइम आएगा। तो यहां पे लिखूंगा मैं, ये m1 है, ये l1 है, ये t नीचे 1 है, तो ऊपर में जाएगा t-1, और फिर इसको आप ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख लेते हो। दैट मीन्स ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, m1 l1 t-1। समझ में आया था? वेलोसिटी का देखना है, इसको छुपा दो, l1 t-1। ठीक है, हाँ। लेंथ का देखना है, इन दोनों को छुपा दो, l। ठीक है, नॉर्मली इजी चीजें हैं। ठीक है, रब कर लेता हूं। चलो आगे जाते हैं। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में टॉपिक खत्म हो गया, लेकिन एंट्रेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो उसमें क्या कभी कभार पूछा जा सकता है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट डिस्कशन कराऊंगा इस पे, तो आप वो ध्यान से देखेंगे। ओके, मैं लिखूंगा इंपॉर्टेंट डिस्कशन ऑन मोमेंटम। ये चीज स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा नोट लिखवा लेता हूं। कभी कभार सुना होगा आपने मोमेंटा, सुना है ना नाम? व्हाट इज दिस मोमेंटा? और ये मोमेंटम और मोमेंटा कब बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको डिफरेंस ही नहीं बताएंगे। ये मोमेंटा एंड मोमेंटम में क्या डिफरेंस है, प्रिसाइजली पढ़ना है तो देखना है आपने। देखो जैसे P हो गया मोमेंटम, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहां से x, यहां से y, यहां से z।
फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी 3 डायमेंशनल स्पेस में ऐसे मूव कर रहा है, दैट मीन्स अगर वो मूव कर रहा है उसका कोई पर्टिकुलर मास होगा, उसका कोई वेलोसिटी होगा, उसकी वजह से उसका कोई मोमेंटम बनेगा। लेकिन अब वो मोमेंटम इसमें एक्स यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, दैट मीन्स यहां से उसका मोमेंटम पी एक्स होगा, डिनोट्स मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, यहां से उसका मोमेंटम पी वाई होगा और यहां से उसका जेड होगा, मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, मोमेंटम इन जेड डायरेक्शन। और इसी को मैं लिखता हूं P इज इक्वल टू जो नेट मोमेंटम है वो है पी एक्स आई कैप एक्स की डायरेक्शन में, ठीक है, प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, ठीक है। ये सारे यूनिट वेक्टर्स है, डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते हैं, डिसाइड करते हैं। समझ में आया यहां पे, यहां तक? ओके। ये देखो, ये अलग अलग है, इसको हम बोलते हैं मोमेंटा, और जो ये कैपिटल पी है ये सारा, इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। अब क्लियर हो गया होगा, मजा आ रहा है? ठीक है, ओके। रब कर लेता हूं मैं, आप कॉपी कर लें, ठीक है, पॉज करो, कॉपी करो, जैसे वो लाइक करो, शेयर करो। हाँ, अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये चीज पहले मैं केस 1 दिखाता हूं। केस 1, एक दो केस डिस्कस कर लेते हैं आपसे, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा, एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल है, समझ आया यहां तक? ठीक है, इसका मास m है, इसका भी मास m है, सेम मास। ये जा रहा है v1 वेलोसिटी से, ये जा रहा है v2 वेलोसिटी से, डिफरेंट वेलोसिटी, सेम मास। समझ में आया यहां तक? ओके। अब इसका मोमेंटम बताओ, इसका मोमेंटम p1 होगा m v1, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी गिव्स यू मोमेंटम। यहां बताओ p2 इज इक्वल टू m v2, ठीक है ना। ये इनको आपने रिलेट करना है, इसका और इसका मोमेंटम, क्या चीज आएगा इसमें, ठीक है। ओके, यहां देखो P1 डिवाइडेड बाई P2, मैं रेशियो ले लेता हूं यहां पे, MV1 डिवाइडेड बाई MV2। समझ में आया यहां तक? M से M गया, यहां बचा V1 बाई V2, इंप्लाइज जो P1 बाई P2 है वो क्या आएगा, V1 बाई V2। दैट मीन्स जो मोमेंटम है, जो मोमेंटा है, वो आपस में, इसका यहां पे है वेलोसिटी कंपोनेंट, इसका यहां ही है, दैट मीन्स डायरेक्टली रिलेशन, दैट मीन्स मोमेंटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। समझ में आया यहां तक? है ना मजे की बात? शाबाश। जब ऐसा कुछ होता है, अगर आपने ग्राफ देखना पड़ेगा तो कैसा, यहां से वेलोसिटी देखेंगे और यहां से मोमेंटम देखेंगे। यहां का मतलब क्या हो गया, जब जितना जितना वेलोसिटी बढ़ेगा उतना उतना मोमेंटम बढ़ेगा। दैट मीन्स जितना यहां से वेलोसिटी 0, मोमेंटम 0, वेलोसिटी बढ़ा, मोमेंटम बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, मोमेंटम बढ़ा, वेलोसिटी बढ़ा, मोमेंटम बढ़ा, तो मास जो बचा रहा है वो कांस्टेंट रहेगा। लीनियर रिलेशन, ऐसा आपने क्लास 10th में ऐसा ही ग्राफ आता है, ओम्स लॉ का आता है कि नहीं? वेल, ओके, ये है लीनियर रिलेशन, ठीक है। अभी दूसरा जाते हैं, दूसरा केस करते हैं। अगर यहां पे देखेंगे आप, अगर ये देखो, अगर वेलोसिटी, यहां पे मैं और एक चीज बोलूंगा, वेलोसिटी v1 ज्यादा होगा v2 से, ठीक है। अगर v1 ज्यादा है v2 से, उसका मतलब है p1 भी ज्यादा होगा p2 से, है ना। ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, कॉपी करो। अभी मैंने मास को कांस्टेंट रखा था, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं, ये केस 2 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक मास बॉडी है, ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, इसका m1 मास, इसका m2 मास, ये किस वेलोसिटी जाएगा, v वेलोसिटी, ये किस वेलोसिटी से जाएगा, v वेलोसिटी से। यहाँ पे अभी मैंने वेलोसिटी सेम रखा लेकिन मासेस डिफरेंट है। ये सपोज, चलो मैं बोलूंगा m1 ग्रेटर देन m2, यही बड़ा मास है, ये छोटा मास है। अब इसका मोमेंटम क्या होगा, p1 इज इक्वल टू m1v, इसका क्या होगा, p2 इज इक्वल टू m2v, रेशियो निकालो, p1 डिवाइडेड बाई p2, इसका जगह आएगा m1v डिवाइडेड बाई m2v, ये से ये गया, तो क्या आया, p1 बाई p2 इज इक्वल टू m1 बाई m2। ये देखो, अभी भी क्या है, लीनियर रिलेशन,
रिलेशन अभी का जैसा, दैट मीन्स P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, ये भी इससे भी तो पता चलता था ना, जो ये लिखा है m और v, जो मोमेंटम है वो मास के प्रोपोर्शनल है, जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। यही तो मैं बता रहा था ना अभी, इसी से इससे पहले वाले केस में मैंने बोला जो मोमेंटम है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, और इस वाले में मैंने बोला मोमेंटम मास के प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इसी का ग्राफ खींचूं, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ मास के बीच, यहाँ मास और मोमेंटम का ग्राफ आएगा, इसीलिए मैं यहाँ से मास ले लेता हूँ। यहाँ मास कॉन्स्टेंट नहीं, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, बिकॉज इसके पास भी वही वेलोसिटी, इसके पास भी वेलोसिटी वही। मास कम मोमेंटम कम, मास जीरो मोमेंटम जीरो, मास बड़ा मोमेंटम बड़ा, जितना जितना मास बढ़ेगा उतना ज़्यादा मोमेंटम बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ ये आएगा। अरे आएगा कि नहीं? ठीक है, अब नेक्स्ट केस जाते, कॉपी करो। वेल अभी इसका मास 1, इसका वेलोसिटी 1, इसका मास 2, वेलोसिटी 2। ठीक है, लेकिन यहां पे मास 1 वेलोसिटी 1, मास 2 वेलोसिटी 2, इसका मास वैसे है और इसका वेलोसिटी वैसे है, सच दैट इसका मोमेंटम p बनेगा, और इसका मास वैसा है और वेलोसिटी वैसा है कि इसका भी मोमेंटम p ही बनेगा। अभी मैंने क्या किया, एक जगह मैंने मास को कांस्टेंट रखा, दूसरी जगह मैंने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा, अब रख रहा हूं मैं मोमेंटम को कांस्टेंट। मैं ऐसा कंडीशन ले रहा हूं जहां मेरा ऐसा मास और ऐसा वेलोसिटी होगा दो केसेस में, कि दो साइड्स पे, कि दोनों साइड पे मोमेंटम सेम रहेगा। समझ में आया ये? ओके, अब रेशो निकालो, P ओवर P इज इक्वल m1v1 डिवाइडेड बाई m2v2। ये का P, ये जो P है इसका m1v1 यहां से आएगा, ये जो P है इसका m1v1, P से P गया, यहाँ 1 यहाँ 1, ये जो m2v2 है यहां जाएगा, ये जो 1 है ये यहां जाएगा, मल्टीप्लाई में क्रॉस मल्टीप्लाई, m2v2 इज इक्वल टू m1v1। ठीक है, ये तो मैं चेंज कर लेता हूं। देखो मैं लिखूंगा ये v2 को मैं यहां लूंगा, m2 डिवाइडेड बाई ये m1 यहां इज इक्वल टू v1 डिवाइडेड बाई v2। मैंने वेलोसिटीज को अलग कर लिया, मास को अलग कर सकते हो आप। अब देखो ये वेलोसिटी यहां, इसका मास कहां? यहां। ये वेलोसिटी यहां v2, इसका मास कहां? इसके कॉरस्पॉन्डिंग मास यहां। अब क्या रिलेशन आया? इनवर्स रिलेशन, दैट मीन्स वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। समझ में आया ये? दैट मीन्स वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है ना ये? शाबाश, यहां से आपने समझा ये। तो अगर ग्राफ देखेंगे, यहां किस किस के बीच में? वेलोसिटी और मास में। चलो यहां से मास रख लेते हैं, यहां से वेलोसिटी रख लेते हैं। ठीक है, ओके, ये एरो है, दैट मीन्स इट इज अ वेक्टर। कभी कभार मैं लिखता नहीं हूं, दैट मीन्स वहां पे आप समझ लोगे कि ये भाई साहब वेक्टर है। ठीक है ये? ओके, तो यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब मास बहुत ज्यादा होगा, जब मास कुछ नहीं होगा, जीरो होगा, तो उसका वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा होगा, इसका वेलोसिटी इनफिनाइट होगा। तो मैं वो यहां से दिखाऊंगा, मास बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगा, मास बढ़ेगा वेलोसिटी घटेगा। जो ही मास इनफिनाइट पे पहुंचेगा ये भाई साहब जीरो हो जाएगा। तो इसका ग्राफ ऐसे करके आएगा। ठीक है, इनफिनाइट पे वो जीरो हो जाएगा। समझ में आया? दैट मीन्स ये लीनियर नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ आया आपका। दैट मीन्स यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। ऐसा आपने तीनों केसों में देखा कि किसका कैसा ग्राफ आता है, और यहाँ से मोमेंटम की कहानी खत्म हो गई। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा होगा आपने। आई होप कि मज़ा भी आया होगा। समझते तो सारे हैं, समझाते भी तो सारे हैं। आज हमारा एम जो है कि हमने इंपॉर्टेंट जो है, जो हमने मज़ा आना है। ठीक है, मज़ा आना चाहिए। ठीक है, मज़ा भी आएगा और समझेगी भी अच्छे से। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो वो न्यूटन्स लॉ पे होगा, ब्रेड एंड बटर। ठीक है, तो वो देखेंगे हम। अब तब तक आप पढ़िए, मज़े कीजिए। ठीक है, ज़िंदगी जिए, स्टे सेफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा एनर्जी के साथ।